हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलंकार भाग दूसरा पढ़ रहे हैं। अलंकार से विशेष संबंधित जानकारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको अलंकार की परिभाषा याद हो गई। अलम धनकार दो शब्दों के योग से अलंकार बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। क्या अर्थ है इसका? शोभा बढ़ाना। अब देखो, हम अगला अलंकार पढ़ रहे हैं। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह परीक्षा, अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी। जिसमें प्रबल कारण होने पर भी कार्य न हो, अर्थात कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कोई कारण है फिर भी कार्य क्या है? संपन्न नहीं हो रहा है। कारण होने पर भी क्या है? कारण है और कार्य क्या नहीं हो रहा है? संपन्न नहीं हो रहा है। जैसे दो दो मेघ बरसते पर मैं प्यासी की प्यासी। अब देखो, आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा है तो भी आप इसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघों से बरसात हुई, पर मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी हूँ। अब सामने बरसात हो रही, व्यक्ति को प्यास लगी है तो प्यासा नहीं रह सकता। कारण होने पर भी क्या नहीं हो रहा है? कार्य नहीं हो। देखो, कारण तो रहता है मगर कार्य न होता है। मीत कारण की चर्चा मिले मगर अचर्चित कार्य। उदाहरण, कारण का क्यों अचर्चित कार्य है? ने नहीं नेनन को कुछ उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रीति रे, तऊ ने प्यास बुझाए। तऊ ने प्यास बुझाए। देखो, यहाँ नयनों में नीर भरा हुआ है, बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। प्यास बुझाने का कारण पानी होने पर भी प्यास बुझने का कार्य नहीं होने के कारण यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। पानी होने के कारण भी क्या नहीं बुझ रही है? प्यास। इसलिए क्या है? विशेषोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देखो, फूलही न वेद जदपि सुधा बरसही जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरची सन। जल रूपी अमृत की वर्षा होने पर फलना फूलना स्वाभाविक है, जो नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जैसा गुरु होने पर चेतना जागना चाहिए। ब्रह्मा जैसे गुरु होने पर चेतना जागना चाहिए। कारण के कारण कार्य होने की नहीं हो रहा है, इसलिए क्या? विशेषोक्ति। अगला उदाहरण, पर मूर्खों की चेतना नहीं जाग रही, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। जनता चुनती है मगर प्रतिनिधि मिले न एक, जैसी नीति बना रहे नेता बिना विवेक। अगला देखो, तुम मिटा रही खुद को करीब मांझी खड़े हैं। अगला है समासोक्ति अलंकार। कौन सा है? समासोक्ति अलंकार। जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ तुम्ही को ज्ञात हो, समासोक्ति तब मान लो करो न दूजी बात हो। अभी दो ही बताया गया, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अर्थ ज्ञात हो तब समासोक्ति मान लो, कोई अन्य बात ना करो। अर्थात समासोक्ति में अप्रस्तुत हो, प्रस्तुत से व्यक्त, कार्य लिंग या विशेषण समय करे अभिव्यक्त। कार्य लिंग या विशेषण से क्या हो? प्रस्तुत को अप्रस्तुत अर्थ क्या हो? ज्ञात। जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है तथा अप्रस्तुत का प्रफुल्लीकरण होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। प्रस्तुत अर्थ के साथ क्या होता है? अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान आकर्षित करता है। विषय नहीं है फिर भी क्या कर रहा है? ध्यान आकर्षित। ध्यान रखना, प्रस्तुत से अप्रस्तुत विषय नहीं होने पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। उदाहरण, कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई सांझ कला निधि जोई। यहाँ प्रस्तुत अर्थ संध्या के समय चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी खिल उठी है।
संध्या के समय चंद्रमा को देखकर कौन खिल उठी है? कुमुदिनी। लेकिन किंतु साथ ही साथ अप्रस्तुत अर्थ निकलता है कि संध्या के समय कलाओं की निधि अर्थात प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न होती है। प्रियतम को देखकर क्या होती है? नायिका। संध्या के समय का वर्णन यहाँ देखो, अप्रस्तुत अर्थ किसका ग्रहण किया गया है? नायिका का। अब बता रखा है देखो, संध्या के समय कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिलती है और प्रियतम को देखकर कौन खिल उठती है? प्रसन्न हो जाती है, खिल उठती है, अत्यधिक आनंद का महसूस नायिका करती है। इसलिए यहाँ क्या है? समासोक्ति अलंकार है। आपके गुरु ने आपको अन्य भी बहुत से उदाहरण बताए हैं, आपको बस ये समझना जरूरी है उदाहरण वही है, इन्हीं में से कोई एक आएगा। यदि आपने इसे अच्छी तरह जान लिया है, समझ लिया है, तो आप इसका उत्तर सही दे सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरणों की कोई अंतिम सीमा नहीं है। अगला उदाहरण देखो, मिलहु सकी हम तैवा जाही, जहां जाई पुनि आऊब नाही, सात समुंदर पार, वह देसा कितरे मिले कित आप संदेशा। यहाँ पद्मावती के ससुराल जाने का अर्थ है पर प्रसौत मानव के परलोक जाने का प्रस्तुत अर्थ सूचित है। पहला किसके लिए गया है? पद्मावती के ससुराल जाने, लेकिन दूसरा है प्रस्तुत अर्थ क्या है? परलोक जाने के लिए लिया गया। जब पद्मावती ससुराल जा रहे उस वक्त का वर्णन है, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ क्या है? परलोक जाने से है। अगला देखो, सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोई न बहुरा कही संदेशु, जो गवने सो तहाँ कर होई, जो आवे किछु जान न सोई। यहाँ दिल्ली प्रस्तुत अर्थ दिल्ली ही है, जबकि यह प्रस्तुत अर्थ परलोक लिया गया है। यहाँ भी यह प्रस्तुत अर्थ क्या लिया गया है? परलोक। दोनों में यह प्रस्तुत अर्थ परलोक है। पहले में पद्मावती ससुराल जाना है और दूसरे में दिल्ली का अर्थ दिल्ली और दूसरा परलोक जाना है। अगला उदाहरण देखो, सह हृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा, नियति नियम तेरा ही बड़ा ही कड़ा है। यहाँ फूल का अर्थ प्रस्तुत है, जिसमें किसी युवा की अकाल मृत्यु का अप्रस्तुत अर्थ लिया गया है। युवा की मृत्यु का क्या लिया गया? अप्रस्तुत अर्थ लिया गया है। वन वन उपवन छाया उनम उनम गुंजन, नववे के अलियों का गुंजन। यहाँ भंवरों का प्रस्तुत अर्थ है, जिसमें नवयुवक कवियों का प्रस्तुत अर्थ भी है। भंवरे का क्या प्रस्तुत अर्थ है? नवयुवक कवियों का अप्रस्तुत अर्थ है। अगला देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ बरमर के अकली से साथ बंधने के प्रस्तुत अर्थ से राजा को नवड्डा रानी के साथ बंधने का प्रस्तुत अर्थ इंगित किया गया। ये उदाहरण कई जगह आता है। देखो, एक तो ये अन्य उक्ति है, अन्य के लिए कहा गया नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अर्थात इस समय तुम जिस रानी के चारों ओर घूम रहे हो अभी तो उसकी वास्तविक अवस्था नहीं है। जब वास्तविक रूप में युवा अवस्था उसके अंग अंग खिले उठेंगे तो उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाएगी। उस समय राजा तुम्हारा क्या हाल होगा। और दूसरी ओर वास्तविक अर्थ क्या है? भंवरे से लिया गया, जबकि किसी और के लिए कहा गया, इंगित किया गया राजा को। इसलिए यहाँ क्या है? विशेषोक्ति और अन्योक्ति दोनों अलंकार है इसमें। इसकी काफी उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आप अपने पढ़ाए हुए गुरुओं जिनों द्वारा लिखाए हुए को देख सकते हैं। पहले जो भी लिखा है उसे दोहराएं और ध्यान देकर इस प्रकार करें। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुएं कैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानविक भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। निर्जीव में क्या दिखाया जाए? सजीव दिखाया जाए। निर्जीव में क्या दिखाया जाए? सजीव। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, सीधी सादी बात है, ये दोनों ही कार्य मानव कर रहा है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव नहीं है। अतः हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार के कारण आता है। जब भी मानव की क्रियाकलाप को किसी पेड़ पौधे वृक्ष आदि के द्वारा दर्शाया जाता है तो उस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अगला देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उपयुक्त उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज धज करके, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य करता है। सजने धजने का कारण मानव में भी सबसे अधिक महिलाओं का सजने धजने का कारण है। बादल कभी सजते धजते नहीं। अतः यह उदाहरण मानवीकरण का है, ये असलियत में संभव नहीं है। अतः हम जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब मानवीकरण अलंकार होता है। अल्लाह देखो, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब नीचे उतरने का काम भी मानव का है। संध्या सुंदरी परी सी, सुंदर परी के समान। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी की है। ये निर्जीव से सजीव से है, ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावना का वर्णन चीजों में किया जाता है तो वहां हमेशा ही मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अगला देखो, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यह उदाहरण में बताया गया उषा यानी भोर के सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। भोर के तीर बरसाती हुई नायिका, यहाँ भी निर्जीव में मानवीय भावनाओं का होना दिख रहा है। हम जानते हैं नायिकाएं एक मनुष्य होती है, ना कि एक निर्जीव, अतः यह संभव नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब मुरझा झुरमुट में मुस्काती है। अगला उदाहरण है यह है, देखो जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्काते हुए वर्णित किया गया। दरवाजा खोलना, मुस्काना, ये काम किसके हैं? मानव के। हम जानते हैं मुस्काने की क्रिया सिर्फ मनुष्य ही सजीव कर सकते हैं, कलियों में क्रिया नहीं कर सकते, यह उनके लिए संभव है। मुस्कुराना आदि क्रियाएं तो सिर्फ मानव ही करते हैं। अतः यहाँ पर प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं दर्शाई जा रही हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। जागी वनस्पतियां अलसाई मुँह धोया शीतल जल में। अब देखो वाक्य में देखो, वनस्पतियां अलसाई धोया शीतल जल से। अब मुंह धोना, अलसाना, ये सारे कार्य मनुष्य के हैं। वनस्पति जागी फिर अलसाई और शीतल यानी ठंडे जल से युक्त मुंह धोया। जैसा कि हमें पता है कि वनस्पति के मुंह नहीं होता, मुंह धोने वाली, अलसाने वाली आदि क्रियाएं सिर्फ मनुष्य की होती हैं। ये क्रियाएं वनस्पति द्वारा किया जाना असंभव है या मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण, जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। और नाचना और गाने का कार्य भी किसका है? मानव का है। अगला देखो, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि लहरों को नाचता हुआ एवं गाता हुआ वर्णित किया गया है। नाचना, गाना आदि क्रियाएं सिर्फ मनुष्य की क्रियाएं, ना कि किसी निर्जीव की। इस प्रकार से वर्णित किसी भी पदार्थ में, किसी भी उदाहरण में जब मानवीय क्रियाओं के साथ उन्हें प्राकृतिक रूप में दर्शाया जाए तब वो क्या होती हैं? मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार देखो, व्यक्तिरेक अलंकार। व्यक्तिरेक का शाब्दिक अर्थ है अधि के। जब किसी पद में उपमान की उपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया जाता है, या आप यूं समझें कि बड़ी वस्तु की बजाय छोटी वस्तु को अधिक महत्व दिया जाए, वहाँ व्यक्तिरेक। सीधी बात है, बड़ी वस्तु के बजाय क्या दिया जाए? छोटी वस्तु को अधिक महत्व, वहाँ व्यक्तिरेक है। दो ही चीजें याद रखते हैं, व्यक्तिरेक का शाब्दिक अर्थ है अधिक के, या बड़ी वस्तु के बजाय छोटी वस्तु क्या दिया जाए? अधिक महत्व, वहाँ क्या होता है? व्यक्तिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखो, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष।
दीन मलिन संकलंक, सिए मुख समता पाओ किमि चंद बापुरो रंक। अब देखो, ध्यान से देखो, पढ़ने के बाद आपको एक चीज याद होती है इसमें कि सीता के मुख की समानता बेचारा चंद्रमा क्या करेगा। प्रस्तुत पद में उपमान क्या है? चंद्र की उपेक्षा। उपमेय सीए मुख की शोभा का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। यहाँ व्यक्ति रेख है। सीता का मुख अत्यधिक सुंदर बताया गया है। किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा बेचारा सीता के मुख की समानता क्या करेगा। अब देखो, उपमान को निम्न बताया गया, उपमेय की बजाय उपमेय से उपमान की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ क्या है? व्यक्ति रेख अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, सम सुबरन सुख माकर सुखद न थाओर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ उपमेय सिए अंग को कोमल तथा उपमान कनक को कठोर बताया गया है। सीता के अंग एवं सोने में क्या अंतर बताया गया है कि सीता के अंग तो क्या है? शीतल हैं, जबकि सोना क्या है? कठोर। उपमेय की उत्कृष्ट होने से व्यक्ति रेख अलंकार है, जिसमें जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल आगे। यह उपमेय यश प्रताप के समक्ष उपमान चंद्रमा व सूर्य को मलिन एवं शीतल तेज रहित बताया है। यहाँ व्यक्ति रेख है। सूर्य और चंद्रमा को यश एवं प्रताप क्या के निम्न बताया गया है। राधा मुख चंद्र सा कहते मतिरंक, निशलंक वह सदा उनमें प्रकट कलक। और राधा का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। जबकि विपरीत किया गया है, नयन नीरज में सखी समता सब दर्शात, बंक विलोकन दृगन में यह गुण अधिक दिखात। यहाँ भी इसी प्रकार का वर्णन है। सिंह मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए, निशी मलिन वह निशी दिनी है विगसाय। इस प्रकार निम्न उदाहरणों व्यक्ति रेख अलंकार है। इसी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी प्रकार के कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अब हम आगे गिरने वाले हैं छंद एवं काव्य दोष, उसके बाद निरंतर चलने वाली कक्षाओं को निरंतर रूप से चालू रखेंगे। ये कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अलंकार और बच गए हैं जिसे हम भाग 3 व 4 में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।